हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको पूरी जो घटनाएं घटी हैं उनको सिलसिलेवार देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। जैसे पूरी एक रूपरेखा है कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में किस प्रकार से कब क्या कैसे चला है। इसमें 3 भागों में अपन डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले प्राचीन इतिहास पूरी हिस्ट्री को, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, यानी 3 भागों में डिवाइडेशन पूरी हिस्ट्री का करके फिर इसको आगे मोटे मोटे तौर पर देख के आगे बढ़ेंगे। पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कब से कब तक रही है? 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक रहता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल। मौर्य काल रहता है 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक रहता है, जिसमें शुंग वंश आता है, कड़ वंश आता है, सातवाहन वंश, शक, कुषाण, ये सब राजवंशों का शासन रहता है। फिर मौर्योत्तर काल से बाद में आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल रहता है 319 से 600 ईस्वी। गुप्तोत्तर काल रहता है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी, जिसे राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया प्राचीन इतिहास का विवरण। फिर इसके बाद आएगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल और मुगल काल, ये दो में रहता है। जो सल्तनत काल चलता है 1206 से 1526 ईस्वी। इसमें जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध होता है तराइन का, उसके बाद से ये काल शुरू होता है 1206 से, जब गोखरों के द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी जाती है। उसके बाद ये सल्तनत काल शुरू हो जाता है 1206 से 1526 ईस्वी। सल्तनत काल के बाद में आता है मुगल काल। मुगल काल रहेगा जो कि सर्वाधिक रहता है 1526 से 1857 तक। इसमें 15 वर्षों का व्यवधान रहता है, जो कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं को परास्त कर देते हैं तो उनका 15 वर्षों तक शासनकाल रहता है। लेकिन पुनः उस 15 वर्षों के बाद फिर मुगलों का शासन आ जाता है, जो कि 1857 तक रहता है। इसके बाद आएगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1707 से 1947, जिसमें कि मेन रूप से वो अंग्रेज का शासनकाल जो रहा है। फिर अपना 1947 से स्वतंत्र भारत, तो 1707 से 1947 तक रहा आधुनिक इतिहास। ये तो पूरी रूपरेखा हो गई इंडियन हिस्ट्री की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्यकालीन कला, इतिहास और संस्कृति। तो इसमें हमने पूरी रूपरेखा में देखा संपूर्ण हिस्ट्री को 3 वर्गों में विभाजित किया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में पहले रहती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उसके बाद है महाजनपद काल, उसके बाद आएगा मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इसके बाद है मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल और मुगल काल, और फिर चलता है अपना आधुनिक इतिहास, जो कि रहता है 1707 से 1947। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल में कला, विज्ञान एवं साहित्य का विकास, यानी मौर्यों के जो काल में किस प्रकार से कला, विज्ञान और साहित्य का विकास होता है। मौर्य काल रहता है, उसका समय है अपना 322 से 185 ईसा पूर्व। और इसमें ये राजवंश पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, ये है राजा। फिर उसके बाद बिंदुसार, अशोक, मान, इसमें क्रमशः कई राजा रहते हैं। मुख्य जो है वो हमने यहाँ दिखाए हैं। जैसे यहाँ है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। मौर्य काल में पहले कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटें, घास फूस आदि का प्रयोग होता था। यानी मौर्य काल में पहले जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनके निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का, मिट्टी का, ईंटों का, घास फूस आदि का प्रयोग सबसे पहले होता था। उसके बाद मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग किया गया। यानी एक प्रमुख विशेषता क्या निकल कर आती है यहाँ अपने सामने कि सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग कला के क्षेत्र में मौर्य काल से शुरू हो जाता है। एक आनंद कुमार स्वामी जी का कथन है, मौर्य कला को 2 वर्गों में इन्होंने विभाजित करके बताया हमको कि जो मौर्यकालीन कला है वो 2 भागों में विभाजित है। एक है राजकीय कला, दूसरी लोक कला। राजकीय कला या दरबारी कला भी हम इसे कह सकते हैं, यानी जो दरबार या राजकीय सेवा में, राजकीय देखरेख में जो कला फलीभूत हुई उसे कहेंगे राजकीय कला। लोक कला जो कि आम लोग बागों में द्वारा बनाई गई कला को क्या कहेंगे? लोक कला। इसमें पहले राजकीय कला, ये इसमें पाटलिपुत्र नगर, मौर्य राजप्रसाद यानी मौर्यों के जो महल थे, और स्तंभ, गुहाएं, स्तूप, ये सब आएंगे राजकीय कला के अंदर। यानी शासन के द्वारा जो कलाएं, निर्माण वगैरह हुआ था वो सब आ जाएगा राजकीय कला में। उसके बाद है लोक कला में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, नर नारी, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, ये सब आएंगी लोक कला में। उसके बाद है राजकीय कला। अपन देखेंगे पहले सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर / राजप्रसाद। पाटलिपुत्र, इसको पाली ब्रोथा और पाली ब्रोत्रा भी कहते थे।
मेगास्थनीज ने कहा है कि पालीब्रोता नगर गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था। मेगास्थनीज ने क्या कहा है कि पालीब्रोता नगर गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इन्होंने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है और बताया कि ये सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। ये मेगास्थनीज कौन था, ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि मेगास्थनीज कौन था। ये मेगास्थनीज राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से जैसे युद्ध होता है उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का, तो युद्ध में जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं तो उसके बाद ये राजदूत नियुक्त किया जाता है मेगास्थनीज। तो इन्होंने क्या है, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र नगर, इसकी लंबाई थी 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसके बीच में तीर चलाने के लिए अनेक छिद्र बने हुए थे। यानी जो पाटलिपुत्र नगर था उसके चारों ओर लकड़ी की दीवार थी जिसमें क्या छोटे छोटे छिद्र थे जिससे क्या तीर चलाने के लिए बनाए गए थे। इसकी चारदीवारी की भीतरी चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था जो लकड़ी का बना था। यानी जो क्या है, चारदीवारी थी पाटलिपुत्र नगर की, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, महल, जो किसका बना था, लकड़ी का। इस महल के बारे में एरियन के अनुसार, एरियन ने कहा है कि ये महल सुसा हुआ एक वटना के महलों से भी अधिक सुंदर थे। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था उसको एरियन ने कहा है कि ये महल सुसा हुआ एक वटना के महलों से भी अधिक सुंदर था। 1912-14 ईस्वी में 1912 और 14 ईस्वी में डीवी स्पूनर द्वारा खुदाई की गई तो पटना के बुलंदी बाग एवं कुम्भलहार नामक स्थानों से महलों के अवशेष मिले हैं। यानी खुदाई में हमें बुलंदी बाग और कुम्भलहार नामक स्थानों से महलों के अवशेष मिले हैं। बुलंदी बाग से अशोक के महलों के अवशेष मिले हैं और कुम्भलहार के स्थान से वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अशोक ने इस राजभवन का विस्तार किया, वो अनेक महल बनाए, यानी अशोक ने कई सारे महलों का निर्माण करवाया। अशोक के समय भवनों में पत्थरों का भी प्रयोग किया गया। कुम्भलहार से 80 प्रस्तर स्तंभों वाला विशाल महल प्राप्त हुआ है। 80 प्रस्तर स्तंभों वाला क्या महल, बड़ा सा महल प्राप्त हुआ है। फाहियान का कथन है इन भवनों को निश्चित रूप से देवताओं व दैत्यों ने बनाया होगा। यानी मौर्य काल के जो विशाल भवन थे उनके बारे में फाहियान का कथन है कि इन भवनों को निश्चित रूप से देवताओं व दैत्यों ने बनाया होगा। पाटलिपुत्र स्थित अशोक के महलों की प्रशंसा के बारे में फाहियान ने ऐसा कहा है। वहनसांग भी इन भवनों का उल्लेख करता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के महल को सुगाड़क कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के महल को सुगाड़क कहा गया है। विद्वान एरियन ने इसमें भारत का महानतम नरेश निवास करता है ऐसा कहा है। स्तंभ व अशोक स्तंभ, इसके बाद राजकीय कला में आते हैं स्तंभ। स्तंभों में अशोक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यानी अधिक सभी जो स्तंभ है, अधिकतर जो स्तंभ है वो अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए थे वो एकाश में स्तंभ जिसके शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियां स्थित हैं। एकाश में स्तंभ मतलब यानी एक ही पत्थर के जो स्तंभ हैं वो बनाए गए हैं और उनके ऊपर पशुओं की मूर्तियों को स्थित किया गया है और इन स्तंभों पर चमकदार पॉलिश की गई है और सजीव पशु मूर्तियों की विशेषता दर्शाई गई है। यानी जो पशुओं की मूर्ति लगाई गई हैं उसमें ऐसा दिखता है कि जो पशु हैं वो सजीव मालूम होते हैं। अशोक स्तंभों की संख्या कितनी है, 30, जिसमें से 15 सुरक्षित हैं। यानी 15 सुरक्षित, यानी 15 के जो है ना हमें अभी सुरक्षित मिली हैं। वैसे संख्या इनकी 30 बताई गई है। एकाश स्तंभ के 2 भाग, यानी जो स्तंभ बने हैं उनके 2 भाग है, एक तो स्तंभ यष्टि, दूसरा शीर्ष भाग। स्तंभ यष्टि को गावदुम लाट भी कहते हैं। ये स्तंभ यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए थे और शीर्ष भाग पर अलग से स्तंभ यष्टि पर स्थापित किया जाता है। इसके आधार में अवांगमुखी कमल, उल्टे कमल की आकृति बनाई गई है। यानी जो स्तंभ यष्टि, यानी एक ही पत्थर को ऐसे करके पूरा ये एक पत्थर होता था, फिर इसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति और इसके ऊपर क्या होता है, विभिन्न पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई थी और ऊपर एक उल्टे कमल की आकृति को दिखाया गया है। ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद है शीर्ष के ऊपर निर्मित फलक पर विभिन्न पशु पक्षियों की उत्कीर्ण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ, अब स्तंभों में भी सर्वश्रेष्ठ स्तंभ कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है सारनाथ का सिंह स्तंभ जिसको भारत सरकार का राजचिन्ह घोषित किया गया है। अशोक स्तंभों का निर्माण अधिकांश थे चुनार, मिर्जापुर यूपी से खोद कर निकाले गए भूरे बलुए पत्थर से किया गया है। यानी अशोक स्तंभों का निर्माण किससे किया गया है, चुनार के भूरे बलुए पत्थर से। अशोक स्तंभ पर 4 पशुओं की आकृतियां हैं। वो कौन कौन से पशु हैं, गज, अश्व, बैल और सिंह। कौन कौन से, गज, अश्व, बैल और सिंह। गज किसका प्रतीक माना जाता है, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक माना जाता है गज। अश्व बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है अश्व। बैल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है बैल। सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना जाता है। अशोक के स्तंभ, यानी यहाँ स्तंभ दिए गए हैं कौन से स्थान से वो प्राप्त हुए और उस पर कौन से पशु की मूर्ति अंकित है। शंखसा यूपी से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें हाथी की मूर्ति है। सांची एमपी से प्राप्त स्तंभ पर 4 सिंह
अंकित हैं। सारनाथ यूपी से मिले स्तंभ पर 4 से हैं। रामप्रभा बिहार से मिले स्तंभ पर एक पर सिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है, दूसरे पर वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोरिया नंदनगढ़ बिहार से प्राप्त स्तंभ पर एक सिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। रूमनदेई जो कि नेपाल में है, अश्व वृषभ दोनों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कोलुआ बसाड़ वैशाली जो कि बसाड़ वैशाली में है, उस पर एक सिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोरिया नंदनगढ़ व रामप्रभा स्तंभों की चौकी पर दाना चुगते हुए हंस दिखाए गए हैं। सांची के स्तंभों पर भी दाना चुगते हुए हंस की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये दाना चुगते हुए हंस कौन से स्तंभों से प्राप्त हुए? लोरिया नंदनगढ़, रामप्रभा और सांची के स्तंभों से। अब आगे हम देखते हैं कि लेख युक्त स्तंभ और लेख विहीन स्तंभ, यानी कौन से स्तंभों पर लेख मिले हैं और कौन से पर नहीं मिले हैं। तो लेख युक्त स्तंभ हैं सांची, सारनाथ, निगाली सागर, रूमनदेई, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, इन पर हमें लेख मिले हैं। तो ये क्या हो गया? लेख युक्त स्तंभ। अब है अशोक के कौन से लेख विहीन स्तंभ है? तो उनमें रामपुरवा, संकिसा, बसाड़, कौशम, वैशाली ये लेख विहीन स्तंभ है। अशोक का पहला स्तंभ कोलुआ स्तंभ है, बसा जो कि बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुआ है। अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है? कोलुआ स्तंभ। सर्वोत्तम स्तंभ सारनाथ, सबसे छोटा स्तंभ है रूमनदेई, सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़। ये हमें अशोक के स्तंभों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं स्तूप। स्तूप, तो सबसे पहले स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर या थुआ, यानी किसी वस्तु का ढेर क्या कहलाता है? स्तंभ, स्तूप। तो ऐसे ये किसी वस्तु का क्या है? ढेर समझ लो, तो ये क्या कहलाएगा? स्तूप, शाब्दिक अर्थ इसका। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो जनश्रुतियों के अनुसार कितने स्तंभ बनवाए? स्तूप 84,000। बौद्ध स्तूप बौद्ध भिक्षुओं, बुद्ध के भस्मावशेषों के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी स्तूप हैं वो बौद्ध भिक्षुओं या बुद्ध के भस्मावशेषों के ऊपर बनाए जाते हैं। स्तूप अर्धगोलाकार आंतरिक भाग, यानी स्तूप कैसा होता है? अर्धगोलाकार। स्तूप ऐसे अर्धगोलाकार होता है और इसके आंतरिक भाग में कच्ची ईंट व ऊपर पक्की ईंट होती हैं। ऐसे इसके ऊपर क्या होंगी? पक्की ईंट, उसके अंदर कैसी भरी रहेगी? कच्ची ईंट है। अर्धगोलाकार होता है, ऊपर पक्की ईंट नहीं, भीतर कच्ची ईंट है। अब है स्तूपों के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक स्तूप, नंबर 2 पारभौगिक स्तूप, संकल्पित स्तूप, उद्देशिक स्तूप। तो ये हो गए 4 प्रकार के। शारीरिक स्तूप, तो शारीरिक स्तूप किसे कहेंगे? बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां रखकर उसके ऊपर बनाए गए स्तूपों को क्या कहेंगे? शारीरिक स्तूप। जैसे शरीर, दांत, केस, इन सब के ऊपर जो स्तूप बनाए जाते हैं उनको कहेंगे शारीरिक स्तूप। उसके बाद है पारभौगिक स्तूप। तो पारभौगिक स्तूप वो होते हैं जो बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई सामग्री के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे भिक्षा पात्र है, पादुका है, यानी जो सामग्री उन्होंने प्रयोग किए हैं और उनके ऊपर जो स्तूप बनाए हैं वो कैसे? पारभौगिक स्तूप। फिर है संकल्पित स्तूप, पूजार्थक स्तूप ही कहते हैं इन्हें, यानी इच्छा पूर्ति के लिए या मनौती के स्तूप, यानी इच्छा पूर्ति हो जाने पर जो स्तूप बनवाए जाते हैं धनवान व्यक्तियों के द्वारा, उन्हें कहेंगे संकल्पित स्तूप। फिर है उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप वे स्तूप होते हैं जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था, यानी वे स्थान भगवान बुद्ध से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से पर होता है, वो होते हैं उद्देशिक स्तूप। जैसे कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, इन स्थानों पर जो स्तूप बनाए गए हैं उन्हें कहेंगे उद्देशिक स्तूप। अब है स्तूप के महत्वपूर्ण भाग, यानी स्तूप हैं उसके भाग कौन कौन से? तो छत्र होता है, यष्टि होती है, हर्मिका होती है, स्तूप में अंड होता है, मेदी या कुर्सी होती है, वेदिका होती है, तोरण द्वार होता है, सोपान होता है। ये सब क्या हो गए? स्तूप के भाग हो गए। तो छत्र क्या होता है? धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है छत्र। यष्टि छत्र को सहारा देने के लिए बनाई जाती है यष्टि। हर्मिका अंड का वह भाग जहाँ मंजूषा या अवशेष रखा जाता है उसे कहेंगे हर्मिका, यानी जहाँ कोई मुजस्समे के ऊपर वो स्तूप बन रहा है उसमें जो अवशेष अंदर रखते हैं उसे कहते हैं हर्मिका। अंड होता है स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा। मेदी या कुर्सी ये वह चबूतरा जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है उसे कहेंगे मेदी। वेदिका इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है, ये बाउंड्री होती है, उसका निर्माण किसके लिए होता है? स्तूप की सुरक्षा के लिए। तोरण द्वार, तोरण द्वार क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ में प्रवेश करने के लिए जो द्वार होता है उसे कहते हैं तोरण द्वार। उसके बाद आएगा सोपान। सोपान क्या होता है? यानी मेदी पर चढ़ने व उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं सोपान। तो ये क्या हो गए? स्तूप के 8 भाग हो गए। अब है अशोक द्वारा निर्मित स्तूप। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, तो पहला है सांची स्तूप जो कि है मध्य प्रदेश में। स्तूपों में सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ स्तूप है सांची का स्तूप।
जनरल रायलट ने 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका पता लगाया था। यानी सांची स्तूप का पता किसने लगाया था? जनरल रायलट ने। यहाँ के 3 स्तूप प्रमुख है, यानी सांची के 3 स्तूप प्रमुख है। कौन कौन से? महास्तूप, आचार्य स्तूप और सारीपुत्र या मोदगिलायन स्तूप। अब महास्तूप, बुद्ध की अस्थियों पर निर्मित स्तूप को क्या कहेंगे? महास्तूप। आचार्य स्तूप, अशोक के काल में बौद्ध धर्म प्रचारकों की अस्थियों पर निर्मित स्तूप को कहेंगे आचार्य स्तूप। अब है सारीपुत्र व मोदगिलायन स्तूप, बुद्ध के शिष्यों के अवशेष पर निर्मित स्तूप को कहेंगे सारीपुत्र व मोदगिलायन स्तूप। शुंगों के समय स्तूप इसका विस्तार किया गया था और अपने अलंकृत तोरण द्वार के लिए ये प्रसिद्ध है। इस पर प्रमुख अंकन किस किसका है? बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति तिस्य रक्षित द्वारा स्तूप पूजा, यानी जो स्तूप है सारनाथ वाला, सांची स्तूप MP जो स्तूप है उसका बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति इस पर अंकन किस किसका है? बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और तिस्य रक्षित द्वारा स्तूप पूजा। साल भंजिका भंगिमापूर्ण मुद्राओं से खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां, पशु पक्षियों का अंकन है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का अंकन है। फिर है भरतु का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है। और भरतु का स्तूप अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खोज कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की है। अब है सारनाथ का स्तूप, यहाँ से 3 स्तूप मिले हैं। धर्मराज का स्तूप, इसको पूजार्थक स्तूप भी कहते हैं। चौखंडी स्तूप और धमयक स्तूप, यानी सारनाथ से 3 स्तूप मिले हैं। धर्मराज का स्तूप, चौखंडी स्तूप और धमयक स्तूप। फिर है बोध गया स्तूप, बिहार में। बोध गया स्तूप कहाँ है? बिहार में। यहाँ हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये स्तूप है, स्तूप नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये उसका थोड़ा सा चित्र बनाने की कोशिश की है। जैसे इसमें ये है पूरा ये ऊपर है छत्र, फिर उसके नीचे ये यष्टि है जो सहारा देने के लिए होती है। फिर उसके बाद ये हर्मिका जिसमें कि अवशेष वगैरह रखते हैं। फिर ये है अंड हो गया ये। फिर उसके बाद आता है ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इस पर, जिसे कि सोफान कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, इधर है मेधी और ये है तोरण द्वार जो कि इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए है। और ये हो गई वो वेदिका, एक इसमें के वेदिका है। ये पूरा अपना ये छत्र यष्टि हर्मिका अंड सीढ़ी। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा स्तूप थोड़ा सा बनाने की कोशिश की इसमें। ये स्तूप हो गए यहाँ तक। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, यदि आप इन्हें बनाएं तो और बेहतर होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।